नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक पे तो तैयार है अपने चाय के कप के साथ में। आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी, डिस्मेनोरिया, जो कि पीरियड में जो पेन होता है फीमेल्स को, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो डिस्मेनोरिया क्या है? इसको अपन बोलते हैं पेनफुल पीरियड्स, जो कि जैसे जब भी पीरियड आता है, पीरियड आने वाला होता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। कई फीमेल्स को, कईयों को कम होता है, कईयों को इतना सीवियर होता है कि एडमिट होना पड़ता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये पीरियड्स में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पेनफुल पीरियड्स जो कि आपकी नेचुरल जो डेली रूटीन है उसको हैम्पर करता है, उसको अपन कहेंगे डिस्मेनोरिया। ठीक है, मतलब नॉर्मल पेन इज़ ओके, बट इफ़ इट इज़ सीवियर पेन एंड इट इज़ हैम्परिंग योर रूटीन लाइफ, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है। इसमें जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिन्हें अपन कहते हैं, ये यूट्रस की लाइनिंग पे रहते हैं, और जैसे ही आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं तो आपको उनकी वजह से यूट्रस और यूट्रस की मसल्स उस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसकी वजह से आपको पेन होता है। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट डे पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं यूट्रस की लाइनिंग्स पे ज़्यादा होते हैं, तो जितना जैसे जैसे यूट्रस की लाइनिंग शेड होती जाती है तो वैसे वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होते जाते हैं, और आपको तीसरे या चौथे दिन पे पीरियड का दर्द अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी इसकी पैथोलॉजी होती है। अब ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया वाला पेन है, वो पेन आपको टाइम के साथ कम होगा। पीरियड से पहले क्रैम्प्स आ सकते हैं, और ये धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ये वाले पेन कम होते जाते हैं। कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद में भी ये पेन कम हो जाता है। सेकंड अपन आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पे। अब जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, मतलब इट इज़ डिस्मेनोरिया सेकेंडरी टू सम पैथोलॉजी इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बच्चेदानी या आसपास की जो जगह है, उसमें कोई तो पैथोलॉजी है, कोई तो दिक्कत है, उसकी वजह से आपको डिस्मेनोरिया हो रहा है। इसका पेन कैसा होगा? जैसे मैंने बताया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो पेन होता है वो टाइम के साथ कम हो जाता है, तीसरे चौथे दिन पे कम हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो पेन है वो आपको थर्ड और फोर्थ डे पे कम नहीं होगा। पीरियड के पहले भी ज़्यादा होगा, पीरियड के बाद तक भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि पीरियड आपका ख़त्म हो गया और आपका डिस्मेनोरिया पेन आपका कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये वर्सन होते हैं, टाइम के साथ साथ ख़राब होता जाता है, ये वाला पेन कम नहीं होता है। तो ये इसकी एक क्लासिफाइंग सिम्टम है कि आपका पेन कम नहीं होगा, थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे हो गया, कम नहीं होगा। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जैसे कि मैंने बताया, पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो मैंने बताया, यूट्रस की लाइनिंग पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड वेसल्स का और यूट्रस का, और उसकी वजह से पेन होता है। तो क्या होता है, कई बार ये जो लाइनिंग है ये आपके अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, ओवरीज हो गया, उन पे ये लाइनिंग कई बार बन जाती है। तो सीधी सी बात है, जब भी हार्मोनल चेंज होगा, वहाँ लाइनिंग पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा और आपको वही सीवियर पेन होगा, और वो पेन कम नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द रीज़न इज़ एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा क्या होता है? फाइब्रॉइड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में फाइब्रॉइड्स के ऊपर बात की थी। बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसकी लोकेशन कौन सी है? अगर उसकी लोकेशन सब म्यूकोजल है, मतलब कि कैविटी के अंदर अगर फाइब्रॉइड है, तो जब भी आपको पीरियड आएगा वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस फाइब्रॉइड की वजह से आपको पेन ज़्यादा होगा। तीसरा एक होता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, वैसी ही लाइनिंग यूट्रस की जो मसल लेयर होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 लेयर होती हैं, तो बीच की जो मसल लेयर होती है उसमें वो अंदर कैविटी वाली लाइनिंग उसमें डेवलप होने लग जाती है, उसमें इन्वेड करने लग जाती है। उसकी वजह से जब भी आपके पीरियड्स होंगे वो काफ़ी पेनफुल पीरियड्स होंगे। फिर आपका जो अदर कोई फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ एक होता है, मतलब ये बहुत रेयर कॉजेज़ है जिनकी वजह से भी आपको डिस्मेनोरिया हो सकता है। एक जो कॉमन कॉज है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आप में पानी की कमी है,
तो भी आपको ये जो पेन होते हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं। इनको अपन टेस्ट कैसे करते हैं, आप अपने गायनेक को विज़िट कब करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी रूटीन लाइफ हैम्पर होने लग जाती है इस पेन की वजह से, तो आपको सीधी सी बात है अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको टेस्ट क्या बताएगा, जैसे जो बेसिक टेस्ट है वो एक सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी किसके लिए, अंडरलाइंग कंडीशंस को देखने के लिए ये सोनोग्राफी की जाती है कि कोई, जैसा मैंने बताया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो वो पैथोलॉजी अपनी देखने के लिए की जाएगी सोनोग्राफी। इसके जब अपन ट्रीटमेंट में आते हैं तो NSAIDs अपन प्रेफर करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको अपन बोलते हैं। तो इसमें जैसे आइबुप्रोफेन होता है, ये वाली टैबलेट्स अपन यूज़ करते हैं इसमें NSAIDs। ये क्या करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनकी रिलीज़ को ये ब्लॉक कर देते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएंगे तो आपका पेन नेचुरली कम हो जाएगा। जो NSAIDs हैं आपको किन लोगों में नहीं देना चाहिए, जैसे कि किसी में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई कोएगुलेशन पैथोलॉजी है, या फिर दूसरा किसी को एस्पिरिन की एलर्जी है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, फिर किसी को कोई लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्टोमक की प्रॉब्लम है, तो उनमें आप NSAIDs यूज़ नहीं कर सकते हैं। NSAIDs अपना बेस्ट कब काम करेंगे, जब आप उनको उसके फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिस्मेनोरिया पे देंगे, जब आपको क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं इन लेग्स या बैक, तब आपको वो टैबलेट यूज़ करनी चाहिए। कई बार पेशेंट आती है, वो कहती है कि मैडम मैं तो कितना ही यूज़ कर लूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्यों? क्योंकि जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो चुके हैं तब उनकी एक साइकिल बन जाएगी, उसके बाद आप टैबलेट्स खाते रहो, वो आपको इतना असर नहीं करेंगे। जब आप उनके फर्स्ट रिलीज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे यूज़ करेंगे, मतलब जब सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हुआ है तभी आप उसको यूज़ कर लीजिए उस टैबलेट को, तो आपको काफ़ी अच्छा वो फ़ायदा कर सकती है। जैसे कि ये इंतज़ार मत कीजिए कि ब्लीडिंग हो, उसके बाद में आपको सीवियर पेन्स हों, उसके बाद में आप वेट करें कि अपने आप ठीक हो जाए, उसके बाद में आप टैबलेट तक जाएं। तो अगर आपको डायग्नोज्ड है कि आपको डिस्मेनोरिया है, तो यूज़ दैट टैबलेट एट द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिस्मेनोरिया, ठीक है। जब भी आपको क्रैम्प्स शुरू होते हैं तब आप उसको यूज़ करिए। दूसरा जो NSAIDs के बाद जो अपन ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं वो होता है OCPs। जो OCPs होते हैं ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इनमें हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। 21 डेज़ की टैबलेट आती है, ये आप ले सकते हो। 2 to 3 मंथ्स इसका आप कोर्स करके देख सकते हो, तो आपको काफ़ी पेन में रिलीफ मिलता है इन चीज़ों से। तो OCPs आपको टैबलेट्स के रूप में भी मिलती है, पिल्स के रूप में मिलती हैं, पैचेस फॉर्म में भी मिलती हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है IUD, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है, तो वो भी हार्मोन रिलीजिंग है, प्रोजेस्टेरोन ओनली हार्मोनल रिलीजिंग एक डिवाइस है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको डिस्मेनोरिया में काफ़ी हेल्प आउट करता है। अदर मेथड्स जो होते हैं जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, नर्व रिलैक्सेशन टेक्निक्स कुछ होती हैं, तो ये भी कुछ कुछ आपको फ़ायदा कर सकती हैं। फिर कुछ रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं, कई अभी इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन विटामिन B12 और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो वो भी शायद आपको हेल्प कर सकती है। जो होम रेमेडीज़ हैं जो अपन घर पे इसके लिए सोल्यूशन कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगी एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज जो होती है आपकी, जैसे कि जॉगिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, ये जो डेली एक्सरसाइजेस हैं ये आपको करनी चाहिए। सेकंड आता है अप्लाई हीट। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वार्म बाथ लीजिए, थोड़ा से गुनगुने पानी से नहा के आइए। हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं, थोड़ा सा हीट अप्लाई कीजिए एब्डोमेन के ऊपर, तो वो भी आपको कुछ मदद कर सकता है। तीसरा, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। बिफोर पीरियड्स, आफ्टर पीरियड्स आपकी स्लीप एकदम सही होनी चाहिए, तो भी आपको पीरियड्स में पेन कम होगा। चौथा, रिलैक्सेशन मेथड्स आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये होम रेमेडीज़ हैं कि घर पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये पेन कम हो। बाकी देखो फीमेल्स हैं, नेचुरल है, पेन होगा। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। सीधी सी बात है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर एग्जामिन करेगा और आपके लिए जो भी बेस्ट सुटेबल होगा, शी और ही विल एडवाइस यू।
तो ये था आज का अपना टॉपिक चाय विद शिवालिक पे। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।